हेलो गाइस, वेलकम अगेन। सो हम मिल रहे हैं पार्ट 3 के अंदर। हमारा लास्ट पार्ट है 2018 के महाराष्ट्र सीईटी के क्वेश्चन का, है ना। क्वेश्चन डिस्कशन चल रहा है यहाँ पर। तो जिसने पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं देखे वो लोग वाले पार्ट देख सकते हैं पहले, क्वेश्चन नंबर 80 तक। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 81 कह रहे हैं। तो 81 आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन यहाँ पर, है ना। तो क्वेश्चन 81 कह रहा है आपका कि गाइस विच अमंग द फॉलोइंग एलिमेंट ग्रुप टू एग्जिबिट एनामोलस प्रॉपर्टीज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 81 कह रहे हैं विच अमंग द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ टू एग्जिबिट एनामोलस प्रॉपर्टीज, कि इनमें से एनामोलस प्रॉपर्टी कौन शो करता है। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, बेरियम। तो आपको पता है जो पहला मेंबर होता है हर एक ग्रुप का, उसकी प्रॉपर्टीज थोड़ी एनामोलस होती है। तो पहला मेंबर कौन है, ग्रुप्स 2 है ये। ग्रुप 2 का पहला मेंबर कौन है गाइस, बेरिलियम है। तो बेरिलियम है तो डेफिनेटली बेरिलियम विल शो एनामोलस बिहेवियर, क्योंकि पहला मेंबर है। हर एक ग्रुप का पहला मेंबर एनामोलस बिहेवियर या प्रॉपर्टी शो करता है बिकॉज ऑफ स्मॉल साइज, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल, है ना। 3 पॉइंट हमने देखे हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, 81 का आंसर हो जाएगा इस ए। ठीक है, आंसर ए हो जाएगा। ओके, नाउ 82 क्वेश्चन कहता है एक्सेस ऑफ अमोनिया विथ सोडियम हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन इन द प्रेजेंस ऑफ ग्लू और गिलेटिन गिव्स। ठीक है, तो 82 क्वेश्चन कह रहा है कि जब हम अमोनिया को एक्सेस में लें इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइपोक्लोराइड, सोडियम हाइपोक्लोराइड इज NaOCl इन द प्रेजेंस ऑफ गिलेटिन विल गिव। ओके, तो दिस इज द प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजीन के अंदर हमने डिस्कस की होगी ये पॉइंट। ठीक है, डायरेक्टली पी ब्लॉक का बेसिक सा क्वेश्चन है, बुक का क्वेश्चन डायरेक्टली क्या बनता है, N2H4 बन जाता है। सॉरी, क्या बन जाता है आपका, N2H4 बन जाता है। तो ऐसा कोई ऑप्शन दिख रहा है, साइड प्रोडक्ट भी बना देते हैं, NaCl + H2O। ठीक है, ये आपके क्या रहते हैं, साइड प्रोडक्ट्स रहते हैं, N2H4 + NaCl + H2O। तो N2H4 को हम क्या लिख सकते हैं, NH2 लिख सकते हैं, एंड NH2 इज द हाइड्रोजन। देख लो N2H4, है ना। तो ऐसा ऑप्शन दिख रहा है आप लोग को, यस, ऑप्शन बी। तो 82 का आंसर हो जाएगा गाइस बी। ठीक है, क्योंकि हाइड्रोजन का प्रिपरेशन है। ओके, क्वेश्चन नंबर 83। क्वेश्चन 83 क्या बोल रहे हैं, व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड एज एन इलेक्ट्रोलाइट इन द लेड एक्यूमुलेटर। ठीक है, तो लेड एक्यूमुलेटर में जो एसिडिक सल्फ्यूरिक एसिड का यूज़ करते हैं हम सॉल्यूशन का, उसकी डेंसिटी क्या होती है। तो ये बेसिक सा क्वेश्चन है, मतलब याद रखना आपको 1.2 ग्राम पर मिलीलीटर या 1.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, डायरेक्टली मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। तो 83 का आंसर हो जाएगा इस बी। ठीक है, तो ये याद रखने वाला क्वेश्चन है। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट 84 क्वेश्चन। 84 क्वेश्चन क्या बोलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर इज यूज टू मैन्युफैक्चर क्लॉथ फॉर फायर फाइटर्स। ठीक, कौन सा पॉलीमर हम यूज़ करते हैं फायर फाइटर्स के क्लॉथ बनाने के लिए। फायर फाइटर इनके क्लॉथ बनाने के लिए कौन सा किया जाता है। ऑप्शन दे रखे आपको, थायोकोल, केवलर, नोमैक्स एंड डाइनिल। ठीक है, तो ऑप्शन आप लोग पढ़ लें अच्छे से, थायोकोल, केवलर, नोमैक्स एंड डाइनिल। तो आंसर है इसका नोमैक्स। अगेन पॉलीमर चैप्टर का बेसिक सा क्वेश्चन, डायरेक्ट मेमोरी बेस्ड, डायरेक्ट स्टेटमेंट दे रखा है बुक के अंदर, नोमैक्स। फायर फाइटर के क्लॉथ बनाने के लिए कौन सा पॉलीमर यूज़ करते हैं गाइस, नोमैक्स का यूज़ किया जाता है। अच्छा, इसमें एक और इंपॉर्टेंट है केवलर, केवलर का यूज़ करते हैं। ठीक है, एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको दे रहे हैं हम लोग। फिलहाल हमारा आंसर तो हो जाएगा सी। ठीक है, 84 का आंसर हो जाएगा सी, क्योंकि यहाँ पूछ रहा है फायर फाइटर्स के क्लॉथ्स बनाने के लिए कौन सा पॉलीमर यूज़ किया जाता है। तो आंसर है गाइस नोमैक्स। ठीक है, एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको दे रहे हैं, केवलर एक काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉलीमर है जिसका यूज़ करते हैं बुलेट प्रूफ वेस्ट बनाने के लिए। ठीक है, तो मे बी ये भी पूछा जा सकता है, बुलेट प्रूफ वेस्ट। ठीक है, तो बुलेट प्रूफ वेस्ट बनाने के लिए हम कौन सा पॉलीमर यूज़ करते हैं, केवलर। तो इसको भी आप लोग एज ए इन्फॉर्मेशन नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो हो सकता है कि ये पूछ लीजिए इस बार, पिछले बार हमें फायर फाइटर्स का पूछा है, इस बार बुलेट प्रूफ वेस्ट के लिए पूछ लिया जाएगी कौन सा पॉलीमर यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो आंसर विल बी केवलर। ठीक है, फिलहाल जो हमारा 84 क्वेश्चन है उसका आंसर रहेगा नोमैक्स, दैट इज ऑप्शन सी। ओके, ठीक है, नाउ लेट्स टॉक अबाउट नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 85। तो 85 बोलता है गाइस विच एलिमेंट इज ऑब्टेन्ड इन प्योर फॉर्म बाय वेन आर्कल मेथड। तो फिर से आइसोलेशन का डायरेक्ट क्वेश्चन है, किसका यूज़ करते हैं हम, टाइटेनियम का यूज़ करते हैं ना। तो 85 बोल रहा है, 85 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। डायरेक्टली हमें पता है किसका यूज़ किया जाता है, टाइटेनियम का यूज़ किया जाता है। ठीक है, वेन आर्कल मेथड के अंदर। ओके, क्वेश्चन नंबर 86।
ठीक है। डायरेक्टली मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है काफ़ी सारे, मतलब डायरेक्टली आपकी बुक के स्टेटमेंट्स बोले गए हैं और हमने नोट्स के अंदर भी ये सारे पॉइंट्स लिखवाए थे, ठीक है। मतलब जो मेरे स्टूडेंट्स हैं उनको तो पता होंगे, नोट्स के अंदर लिखे होंगे, और जो मेरे नहीं भी हैं स्टूडेंट्स उन्होंने भी कहीं ना कहीं बेसिक से पॉइंट्स पढ़े ही होंगे और सुने ही होंगे, है ना। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है, इसलिए मैं एक चीज़ सुनो, इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ जो नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो एटलीस्ट एक बार एनसीईआरटी को थॉरोली पढ़ लो, और जो सीईटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो अपनी स्टेट की जो बुक होती है उसको एक बार थॉरोली पढ़ लो, क्योंकि जो स्टेटमेंट होते हैं एकदम बुक के बीच के पूछे जाते हैं, जो भी मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन होता है, ठीक है। तो एक बार तुम थॉरोली अपनी बुक को पढ़ लोगे ना, मैं केमिस्ट्री की बात कर रहा हूँ, फिजिक्स मैथ्स बायो की इनकी बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। केमिस्ट्री के अंदर तुम एक बार बुक को अच्छे से पढ़ लोगे ना तो तुम्हारा काम बन जाएगा, बहुत अच्छा बन जाएगा और बहुत अच्छे नंबर आएंगे तुम्हारे, ठीक है। नोट्स एक बार जो हमने नोट्स दिए वो पढ़ लो, और उसके बाद बुक्स एक बार अच्छे से पढ़ लो, क्योंकि स्टेटमेंट से डायरेक्टली क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। ओके, नाउ गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है 86, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रैंक्विलाइजर्स। ट्रैंक्विलाइजर कौन सा नहीं है। सबसे पहली बात, ट्रैंक्विलाइजर्स क्या होते हैं ये भी आप लोग को पता होंगे। जो क्या करते हैं, जैसे किसी को एंजाइटी वगैरह होती है उसको ट्रीटमेंट के लिए जो यूज़ किया जाता है वो होता है ट्रैंक्विलाइजर, और ये क्या प्रोड्यूस करते हैं, कामनेस प्रोड्यूस करते हैं, एंटी डिप्रेशन के तौर पे यूज़ किया जाता है ट्रैंक्विलाइजर्स, है ना। तो ट्रैंक्विलाइजर्स क्या नहीं है, अगेन देखो डायरेक्टली आपकी बुक का क्वेश्चन है, मैप्रोबेमेट इज ट्रैंक्विलाइजर, इक्वेनिल भी ट्रैंक्विलाइजर है, क्लोरोडाइजोपॉक्साइड भी आपका ट्रैंक्विलाइजर्स है, ब्रोमोफिनेरामाइन, ठीक है। तो ऑप्शन डी जो है ब्रोमोफिनेरामाइन वो आपका ट्रैंक्विलाइजर्स नहीं होता है, वो एंटी एलर्जिक होता है, मतलब इसका यूज़ करते हैं हम जब एलर्जी होती है, जैसे स्नीज होता है, आपको सर्दी जुकाम होता है, तो एज ए एलर्जी के तौर पे इस दवाई का यूज़ किया जाता है। तो आपसे ही बोल रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रैंक्विलाइजर, इनमें से ट्रैंक्विलाइजर कौन नहीं है, तो ऑप्शन हो जाएगा आपका डी, ठीक है। ये इसका यूज़ कहाँ करते हैं, एलर्जी में करते हैं, ठीक है। नोट कर सकते हैं आप लोग कि डी जो है ट्रैंक्विलाइजर नहीं है, एंटी एलर्जिक है, मतलब एलर्जी जब हो जाती है तो उसके टाइम पे इसका यूज़ किया जाता है। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 87 बोलता है कन्वर्जन ऑफ हेक्सेन है आपके पास C6, ये हो गया H12 हेक्सेन को किस में कन्वर्ट कर रहे हैं आप लोग, बेंजीन में कन्वर्ट कर रहे हो। बेंजीन क्या होता है आपके पास, ये होता है C6H6। तो देखो क्या हो रहा है, बोल रहा है इट इन्वॉल्व द रिएक्शन ऑफ हाइड्रेशन। हाइड्रेशन का मतलब क्या होता है, वाटर ऐड होना, तो वाटर तो ऐड होता हुआ दिख नहीं रहा है। हाइड्रोलिसिस भी वही होता है, H पॉजिटिव OH माइनस का ऐड होना, वो भी नहीं दिख रहा है। हाइड्रोजिनेशन मतलब H का ऐड होना, H भी ऐड होता हुआ नहीं दिख रहा है। डीहाइड्रोजिनेशन, यस बिल्कुल आंसर आपके सामने, डीहाइड्रोजिनेशन। हमें पता है जब भी सिंगल बॉन्ड टूट के डबल बॉन्ड बनता है तो वहाँ डीहाइड्रोजिनेशन, डीहेलोजिनेशन, डिहाइड्रेशन इस टाइप की कोई चीज़ें होती है। और यहाँ पर दिख रहा है देखो 12 हाइड्रोजन है हेक्सेन में, साइक्लोहेक्सेन में, और बेंजीन ये हो गया आपका। बेंजीन में आपके पास दिख रहे हैं आपको केवल 6 हाइड्रोजन, ठीक है। यहाँ 12 हाइड्रोजन दिख रहे हैं, 6 हाइड्रोजन दिख रहे हैं, मतलब हाइड्रोजन निकल गए हैं। हाइड्रोजन क्या हो रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं, और हाइड्रोजन के बाहर निकलने को क्या बोलते हैं, डीहाइड्रोजिनेशन बोलते हैं, है ना। तो 87 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। तो अब 87 चेक कर लो, 87 का हो जाएगा डी। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 88। क्वेश्चन 88 क्या बोलते हैं, द एलिमेंट डज नॉट एग्जिबिट एलोट्रॉपी। इनमें से कौन सा एलोट्रॉपी एग्जिबिट नहीं करता है, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। तो डायरेक्टली सीधा सा आंसर है बिस्मथ, ठीक है। 88 का आंसर क्या हो जाएगा, डी बिस्मथ। आपके 15 ग्रुप के एलिमेंट्स हैं सारे के सारे, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। नीचे जाते रहते हैं तो एलोट्रॉपी की जो टेंडेंसी होती है वो कम होते जाती है, और बिस्मथ जो इसका लास्ट मेंबर है वो क्या करेगा, एलोट्रॉपी शो नहीं करेगा, ठीक है। तो 88 का आंसर हो जाएगा गाइस डी, दैट इज डी बिस्मथ, ठीक है। तो 88 का आंसर हो जाएगा डी बिस्मथ। तो आप लोग एक बार चेक करते रहो अपने क्वेश्चंस भी। ओके, आगे बढ़ते हैं, एक मिनट। 88 हमारा हो गया। नाउ लेट्स टॉक अबाउट 89, ठीक है। आप लोग एक बार चेक कर लें कि कोई आपको डाउट तो नहीं है, और एक बार मैंने जैसे बोला कि वीडियो पॉज करके भी आप लोग क्वेश्चन ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 89 बोल रहा है गाइस, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज यूज्ड टू प्रिपेयर एराइल फ्लोराइड एंड डाइजोनियम सॉल्ट। एराइल फ्लोराइड बनाना है डाइजोनियम सॉल्ट से, फ्रॉम डाइजोनियम सॉल्ट। तो डाइजोनियम सॉल्ट आपको पता है N2Cl होता है, और एराइल फ्लोराइड क्या होता है आपका, ये होता है, ठीक है। ये आपको बनाना है डाइजोनियम सॉल्ट से, एराइल फ्लोराइड्स फ्रॉम डाइजोनियम सॉल्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज यूज्ड टू प्रिपेयर एराइल फ्लोराइड फ्रॉम डाइजोनियम सॉल्ट एंड फ्लोरोबोरिक एसिड, ठीक है।
HbF4 का यूज़ करना है, ठीक है। तो ये आपसे बोल रहा है कि ये बनाना है, कौन सी रिएक्शन है, तो अगेन बेसिक सी और काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन हमने देखी हुई, आप सभी लोगों ने देखी होगी अमीन्स वाले चैप्टर के अंदर। कौन सी इस रिएक्शन को बोलते हैं, बाल-सीमन रिएक्शन बोलते हैं। कौन सी रिएक्शन है गाइस, ये डायरेक्ट नेम रिएक्शन है, बाल-सीमन रिएक्शन, ठीक है। ये काफ़ी बार आप लोगों ने सुनी होगी, देखी होगी अपने अमीन वाले चैप्टर के अंदर। तो बाल-सीमन रिएक्शन है, डायरेक्टली आंसर हो जाएगा आपका 89 का बी, ठीक है। क्या हो जाएगा आंसर, बी आपका आंसर हो जाएगा, बाल-सीमन रिएक्शन, ठीक, ओके, ठीक है। डायरेक्टली देखो, ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है, एकदम सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है। आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स नोट्स आपके पास अच्छे प्रॉपर हैं और आप लोगों ने बुक एक बार पढ़ लिए तो सारे क्वेश्चन आपसे बहुत ईजिली बन जाएंगे। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 90 क्या बोल रहा है, द करेक्ट रिलेशन बिटवीन एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट एंड मोलर मास। तो रिलेशन क्या होता है, सबसे पहले क्या इसके लिए होता है, तो एलिवेशन इज बॉइलिंग पॉइंट डेल्टा TB इज इक्वल टू क्या होता है, KB इंटू M होता है। ये आपके पास फॉर्मूला होता है एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट का। M इज द मोलैलिटी, तो मोलैलिटी को जब हम ब्रेक करते हैं गाइस क्या होता है, मोलैलिटी इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट, ये होता है ना, हाँ है ना। अब इसको जब ब्रेक करते हैं तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट को हम हमेशा A मानते हैं, सोल्यूट को हमेशा B मानते हैं और सॉल्वेंट को हमेशा A मानते हैं। या फिर कह सकते हो अगर 1 और 2 की टर्म में दिया है, यहाँ पर देख लेता हूँ ऑप्शन 1 और 2 की टर्म्स में दिया है, ठीक है। तो सॉल्वेंट को हमेशा 1 नंबर माना जाता है और सोल्यूट को हमेशा 2 नंबर माना जाता है। इस चीज़ को थोड़ा ध्यान रखना है, इसमें बच्चा कभी कभी कन्फ्यूज हो जाता है। सीधे से ऐसे ध्यान रखना कि सॉल्वेंट में हम क्या डाल रहे हैं, इसके ऊपर ही तो डालते हो ना सोल्यूट, सॉल्वेंट होता है कुछ, उसमें ऊपर से सोल्यूट डाला जाता है। तो जो ऑलरेडी प्रेजेंट है उसको हमने 1 नंबर मान लेते हैं, जो डालते हैं उसको क्या नंबर मान लेते हैं, 2 नंबर मान लेते हैं, ठीक है। इस तरीके से थोड़ा ध्यान रखना, क्योंकि इसमें कभी कभी बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, W1 इसको ले या W1 इसको ले, समझ रहे हो। इस चीज़ में ऐसे ऑप्शंस भी हैं, देखो उसमें कंफ्यूजिंग हो जाता है। तो बता दें यहाँ पर कि जो ऑलरेडी प्रेजेंट है उसको 1, जिसको डाल रहे हैं ऊपर से उसको 2 मानना है, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, वेट अपॉन मोलर वेट होता है, और ये क्या होगा, वेट ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। तो इतना हो गया, अब इसको नंबरिंग कर देते हैं, तो ये W1 हो जाएगा और ऊपर वाले को क्या माना है, 2 माना है, तो ये क्या हो जाएगा W2 और ये क्या हो जाएगा M2, ठीक है। तो ये 2 है तो इसका W2 हो जाएगा और मोलर वेट भी क्या हो जाएगा, M2 हो जाएगा। क्लियर हो गया। तो इसको सॉल्व कर लो, डेल्टा TB इज इक्वल टू क्या आएगा, KB W2 अपॉन W1 और M2 नीचे आ जाएगा, और M2 का निकालना है तो M2 कितना हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, KB W2 अपॉन W1 और डेल्टा TB नीचे आ जाएगा। तो ऐसा देख लो, कोई ऑप्शन दिख रहा है आपको, M2 KB W2 W1 डेल्टा TB, यस ऑप्शन A, ठीक है। तो 90 का आ जाएगा गाइस A, ठीक है। तो यहाँ पर बस इतना ध्यान रखना है, सॉल्वेंट वाले को हम 1 मानते हैं और सोल्यूट वाले को 2 मानते हैं। अगर इसमें थोड़ा सा गलती होगी ना तो ऑप्शन चेंज हो जाएगा, समझ रहे हो। तो वो चीज़ मतलब यहाँ पर W1 आ जाएगा, अगर तुमने गलती करी ये W2 हो जाएगा, या फिर इसमें देखते हैं तो ये M1 हो जाता, ठीक है, और ये W1 हो जाता है, ये W2 हो जाता। तो ऐसा ऑप्शन चेंज हो जाता तो गलत हो जाता आंसर, ठीक है। तो यहाँ पर मेन ध्यान यही रखना है कि इस वाले को, सॉल्वेंट वाले को हम 1 डिनोट करते हैं और सोल्यूट वाले को 2 डिनोट करते हैं, ओके। तो गाइस 90 क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 91, विच अमंग द ग्रुप 15 एलिमेंट डज नॉट एग्जिबिट टेट्राएटॉमिक वैलेंसी। टेट्राएटॉमिक वैलेंसी किसकी नहीं होती, एकदम सीधा सा क्वेश्चन है। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, इट इज डायटोमिक मॉलिक्यूल फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। बाकी सारे के सारे टेट्राएटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकते हैं, ठीक है। टेट्राएटॉमिक मॉलिक्यूल मतलब जैसे P4, ठीक है, इज द टेट्राएटॉमिक मॉलिक्यूल, पर नाइट्रोजन कैन एग्जिबिट ओनली इन द डाईएटॉमिक मॉलिक्यूल। व्हाई, बिकॉज नाइट्रोजन के पास d ऑर्बिटल नहीं होता, एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल है ना, डी ऑर्बिटल नहीं होता है सबसे पहली बात। और बाकी इन सबके पास क्या होते हैं, डी ऑर्बिटल अवेलेबल होते हैं, जिसके कारण से इन सबके अंदर p पाई d पाई बॉन्डिंग हो सकती है, ठीक है। और p पाई d पाई बॉन्डिंग होने के कारण इनकी जो एटॉमिसिटी होती है वो बढ़ सकती है। पर फॉस्फोरस के अंदर p पाई d पाई बॉन्डिंग तो हो ही नहीं सकती, केवल p पाई बॉन्डिंग होती है, ठीक है। तो दैट्स वाई यहाँ पर जो होती है टेट्रा वैलेंसी या फिर टेट्रा एटॉमिसिटी नहीं हो सकती, ठीक है। और आप सभी को पता भी है नाइट्रोजन किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, N2। कभी किसी ने नाइट्रोजन को N4 देखा है क्या, तो नहीं देखा है, तो डायरेक्टली बता सकते हो कि आंसर होगा ही नहीं, मतलब ये टेट्रा वैलेंसी शो ही नहीं करेगा। और यही पूछे कि कौन एग्जिबिट नहीं करता टेट्रा एटॉमिक मॉलिक्यूल, तो नाइट्रोजन हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो 91 का आंसर हो जाएगा इस A, ठीक है, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 92 बोलता है आइडेंटिफाई द मोनोसैचराइड कंटेनिंग ओनली 1 एसिमेट्रिकल कार्बन एटम इन इट्स मॉलिक्यूल। इनमें से किसका केवल एक ही एसिमेट्रिकल कार्बन एटम है, ठीक है। सबसे पहले मैं समझा देता हूँ आपको, एसिमेट्रिकल का मतलब क्या होता है,
एसिमेट्रिकल का मतलब क्या हो गया, कायरल कार्बन। आपसे पूछ रहा है किसके अंदर कायरल कार्बन प्रेजेंट है, ठीक है, और कितना प्रेजेंट होना चाहिए, केवल एक ही प्रेजेंट होना चाहिए। तो इसका आंसर वैसे एकदम सीधा सीधा सा होता है ग्लिसरल्डिहाइड। ठीक, ग्लिसरल्डिहाइड का मैं स्ट्रक्चर बनाता हूँ, COH CHOH और ये हो जाएगा CH2OH। ठीक है, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लिसरल्डिहाइड। ठीक है, डी है आपका ऑप्शन ये। तो ग्लिसरल्डिहाइड का स्ट्रक्चर बनाया तो देखो यहाँ एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है और ये 2 OH ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। ठीक है गाइस, अब यहाँ पर देख रहे हो कायरल कार्बन, आपको एसिमेट्रिकल कार्बन बोल रहा है कायरल कार्बन। कायरल कार्बन का मतलब क्या हुआ, ऐसा कार्बन विच अटैच्ड विथ 4 डिफरेंट ग्रुप, जो 4 डिफरेंट ग्रुप या 4 डिफरेंट एटम से जुड़ा हो, उस कार्बन को हम कायरल कार्बन या उस कार्बन को क्या बोलते हैं, एसिमेट्रिकल कार्बन। जैसे सपोज एक C है, क्योंकि हमें पता है कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, तो CABCD। ठीक है, चारों के चारों क्या होने चाहिए, अलग होने चाहिए, तो इसको क्या बोलेंगे हम, कायरल कार्बन बोलेंगे। तो क्वेश्चन में यही पूछ रहा है कि बताओ इनमें से किसके अंदर केवल एक ही एसिमेट्रिकल कार्बन है, एक ही कायरल कार्बन है। ठीक है, तो डेफिनेटली आंसर ये है। तो देखो इसमें चेक कर सकते हैं हम लोग, मैंने स्ट्रक्चर बना दिया ग्लिसरल्डिहाइड का। तो देखो यहाँ पर इस कार्बन में तो देखो एक OH ग्रुप जुड़ा है, एक ही बड़ा वाला ग्रुप जुड़ा है, पर अगर मैं इसको बनाऊंगा तो इसमें 2 H जुड़े हैं ना, ये H2 कैसे बना दूंगा, तो देखो 2 तो सेम ग्रुप जुड़ गए, और कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग चारों के चारों ग्रुप क्या होने चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए। तो ये तो कायरल नहीं हो सकता। इसको चेक करते हैं। तो इसको अगर मैं ऐसा बनाऊँ, H को मैं यहाँ बना दूँ, तो देखो इस कार्बन में एक CHO ग्रुप जुड़ा है, एक OH ग्रुप जुड़ा है, एक ये वाला ग्रुप जुड़ा है और एक ये वाला ग्रुप जुड़ा है। मतलब दिख रहा है आपको, 1 2 3 4, चारों के चारों डिफरेंट ग्रुप है ना, तो मतलब ये आपका क्या है, कायरल कार्बन है। और यहाँ पर देखो एक H जुड़ा है, यहाँ पर एक ये वाला ग्रुप जुड़ा है और 2 O जुड़े हैं, डबल बॉन्ड O का मतलब 2 O ग्रुप जुड़ा है। ठीक है, तो ये भी कायरल नहीं है। तो मतलब केवल एक ही कार्बन है ये वाला, जो क्या है इसके अंदर कायरल है, सेकंड कार्बन। ठीक है, तो दिस इज द कायरल कार्बन। और ऐसा कितना कार्बन है, केवल एक ही है। और क्वेश्चन में यही पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा ऐसा कंपाउंड है जिसके अंदर केवल एक ही कायरल कार्बन होता है। तो डायरेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ग्लिसरल्डिहाइड। ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा गाइस 92 का D। ठीक है, आप लोग 92 के जो A, B और C हैं, बुक से आप लोग उनके स्ट्रक्चर बनाओ और उनमें भी पहचान लो कि कितने कायरल कार्बन होते हैं। कायरल कार्बन को पहचानने का तरीका बता दिया। एक ऐसा कार्बन जो 4 डिफरेंट ग्रुप से जुड़ा होता है, उसको हम कायरल कार्बन बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग पहचान सकते हो। तो A, B, C के आप लोग अपने आप स्ट्रक्चर बनाएंगे बुक से देख के, और उनके कायरल कार्बन पहचानेंगे कितने हैं या नहीं है भी या नहीं है। और ग्लिसरल्डिहाइड का मैंने बता दिया कि ये स्ट्रक्चर होता है और एक इसका कायरल कार्बन होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ग्लिसरल्डिहाइड का, तो स्ट्रक्चर भी सब जने ध्यान रखेंगे। ओके, तो 92 का आंसर हो जाएगा इस D। ठीक है, D 92 का कि 91 नहीं 92 है। ठीक है, 92 का, तो 92 का आंसर हो जाएगा D। ठीक है, 91 नहीं है, 92 है। Okay, now next question 93. Identify the oxidation states of titanium. टाइटेनियम का ऑक्सीडेशन स्टेट जिसका एटॉमिक नंबर 22 दे रखा है, एंड कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट जिसका एटॉमिक नंबर 29 दे रखा है, इन देयर कलरलेस कंपाउंड। कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट में कलरलेस ना है, तो कलरलेस के लिए आपको पता है या तो क्या होना चाहिए, D0 होना चाहिए या तो D10 होना चाहिए, है ना। इन दो कंडीशन के अंदर क्या होता है, कंपाउंड कलरलेस होता है। बात समझ रहे हो, क्योंकि कलर किसके कारण होता है, DD ट्रांजिशन के कारण कलर होता है, DD ट्रांजिशन। अब DD ट्रांजिशन मतलब एक D, आपको पता है D के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 10, और ये 1 2 3 4 5, ये जब ब्रेक होता है ऑक्टाहेड्रल थ्योरी नहीं होगी, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन हो तो यहाँ से क्या हो सकता है, ट्रांजिट होकर ऊपर जा सकता है, या कहीं पर भी इलेक्ट्रॉन ऊपर नीचे क्या हो सकता है, ट्रांसफर हो सकता है, इलेक्ट्रॉन जंप कर सकता है, तभी क्या होता है, कलर शो होता है। अब अगर क्या होगा कि अगर यहाँ इलेक्ट्रॉन ही नहीं होगा, मतलब D0 रहेगा, तो भाई इलेक्ट्रॉन ही नहीं है तो इलेक्ट्रॉन जंप कहाँ से करेगा, कलरलेस होगा। या फिर ये सारा का सारा भरा होगा, तो देखो यहाँ पर अब इलेक्ट्रॉन को जंप करने के लिए जगह ही नहीं है, ठीक है, तभी भी कलरलेस होगा। तो सीधी सी कंडीशन होती है, अगर D10 कॉन्फ़िगरेशन है, D0 कॉन्फ़िगरेशन है, D10 कॉन्फ़िगरेशन है, D0 कॉन्फ़िगरेशन है, तो कंपाउंड क्या होते हैं, हमारे कलरलेस होते हैं। ठीक है गाइस, अब चेक कर लेते हैं हमारे पास क्या क्या बोल रहे हैं। ये तो एक बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया, तो हमें जस्ट चेक करना है कि D10 या फिर D0 किस में है। ठीक है, तो सबसे पहले टाइटेनियम को देख लेते हैं। टाइटेनियम की कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो क्या आएगी, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 एंड 3d2 आएगी। और कॉपर की क्या आएगी, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d10 चलती है। यहाँ पर बिकॉज ऑफ स्टेबिलिटी के कारण यहाँ 4s2 नहीं होता, एक्चुअल में अबॉव के अकॉर्डिंग क्या होता है, 4s2 3d9 होता है, पर स्टेबिलिटी अचीव करने के लिए यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन
4s1 हो जाता है और ये क्या हो जाता है 3d10 हो जाता है, ठीक है। स्पेशल है और इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर दो, ये हाफ फील्ड हो जाता है और ये फुल फील्ड हो जाता है, तो जिसके कारण से लास्ट के दोनों ऑर्बिटल क्या होते हैं, स्टेबल हो जाते हैं, है ना। ओके, नाउ अब आपको चेक करना है कि डी क्या चेक करना था, D0 या फिर D10 किसके अंदर है, ठीक है। तो D0 कब होगा, जब यहाँ से दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन चले जाए, और दोनों के इलेक्ट्रॉन चले जाएं तो किस फॉर्म में बन जाएगा, टाइटेनियम 2+ में बन जाएगा। तो एक तो ये पॉसिबिलिटी है, और ये सॉरी जब जाएगा कौन सा वाला जाएगा, 4th वाला पहले बाहर जाता है, तो दोनों के दोनों चले जाए तो ठीक है, दोनों जाएगा तो टाइटेनियम 2+ हो जाएगा, और दोनों के साथ डी के भी जाने चाहिए, ठीक है। क्योंकि यहाँ से देखो ये पता है ना आप लोग को, जब भी इलेक्ट्रॉन जाता है, सपोज ये है 1st, 2nd, 3rd, 4th, ठीक है। 4th में 2 इलेक्ट्रॉन है, और 3 में 2, 6 और 2, 6 और 2, तो ये सारे इलेक्ट्रॉन 3rd शेल में। तो जब इलेक्ट्रॉन जाएगा तो पहले कहाँ से जाता है, आउटर मोस्ट शेल से, 4th शेल से बाहर निकलता है, ठीक है। तो यहाँ से बाहर निकलेगा, तो यहाँ से बाहर निकलने से कोई टाइटेनियम 2+ में तो 2 इलेक्ट्रॉन गए तो 2+ हो जाएगा, ठीक है। पर फायदा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि अभी भी डी के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 हैं, तो यहाँ से भी 2 भेजने पड़ेंगे, तो 2 यहाँ से भी भेजने पड़ेंगे। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ेंगे, यहाँ से 4 इलेक्ट्रॉन। तो अगर 4 इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ेंगे तो किस में जाएगा, टाइटेनियम 4+ में जाएगा। और अब देखोगे यहाँ पर 3D क्या हो गया है, खाली हो गया है। ये तो कंडीशन थी कि खाली होना चाहिए, तो यहाँ से 4 इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ेंगे, जिसके कारण से 3D खाली हो जाएगा। और अब ये क्या हो जाएगा, कलरलेस होगा, क्योंकि अब इलेक्ट्रॉन ही नहीं है इसके पास, ठीक है। इसमें चेक करते हो, तो इसमें क्या करो, इसमें से तुम क्या करो, केवल ये वाला इलेक्ट्रॉन निकालो। तो एक इलेक्ट्रॉन निकालोगे, एक इलेक्ट्रॉन जैसे ही खींचोगे, तो 1 2 3 4 4 में एक इलेक्ट्रॉन था, एक इलेक्ट्रॉन खींच लिया। अब आउटर मोस्ट ऑर्बिट ये बन गया है, तो इसमें क्या है, D10 ऑलरेडी है, तो D10 ऑलरेडी है, तो अगर जैसे ही तुम इससे एक इलेक्ट्रॉन खींचोगे तो क्या बना, कॉपर +1 बना। अब देखो कॉपर +1 बन गया, आउटर मोस्ट से इलेक्ट्रॉन चले गया। अब डी को देखोगे तो D ऑलरेडी 10 में प्रेजेंट है, मतलब यहाँ से इलेक्ट्रॉन खींचने की जरूरत नहीं है, समझ रहे हो। तो ये भी क्या होगा, कलरलेस होगा, क्योंकि हमने कंडीशन देख रखी है जहाँ D0 है, D10 वो कलरलेस होगा। तो टाइटेनियम से 4 इलेक्ट्रॉन खींचने पड़ेंगे, और कॉपर से कितना इलेक्ट्रॉन खींचना पड़ेगा, 1 इलेक्ट्रॉन खींचना पड़ेगा, ताकि 4 इलेक्ट्रॉन खींच के इसका D0 बन रहा है, 2 यहाँ से जा रहे हैं, 2 यहाँ से आ रहे हैं, और इसका 1 इलेक्ट्रॉन खींच के 4s से इलेक्ट्रॉन चले गया। अब जो आउटर मोस्ट है 3D है, और 3D कंप्लीटली फील्ड हो रहा है, 3D10 हो रहा है, तो इसके अंदर भी DD ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है। तो ऐसा कोई ऑप्शन दिख रहा है, Ti4+ एंड Cu+, ओके, ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। आप लोग को ऑप्शन सी दिख रहा होगा, तो ऑप्शन सी विल बी द आंसर, ओके, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 94, अरेंज ऑन ट्रीटमेंट विथ क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ फेरिक क्लोराइड, अरेंज ऑन ट्रीटमेंट विथ क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ फेरिक क्लोराइड FeCl3 एज अ कैटलिस्ट अंडरगो। तो आपको पता है हेलोजिनेशन हो जाता है, क्लोरीन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, क्लोरीन आके जुड़ेगा, दैट इज द टाइप ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। 94 का ए हो जाएगा, ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ये शो करती है, या बोलते हैं इसको। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 95 बोल रहा है, इन केस ऑफ RS कॉन्फिगरेशन विच ग्रुप हैज़ द हाईएस्ट प्रायोरिटी। तो हाईएस्ट प्रायोरिटी RS कॉन्फिगरेशन किस में बेस्ड होता है, एटॉमिक नंबर पे बेस्ड होता है, तो एटॉमिक नंबर एंड सीक्वेंस पे बेस्ड होता है, इट इज बेस्ड ऑन द सीक्वेंस रूल, है ना। तो देख लो एटॉमिक नंबर सबसे ज़्यादा किसका है, पहला एटम चेक करेंगे तो A, B और C में, A और B में पहला एटम है नाइट्रोजन, C में कौन सा एटम है, कार्बन, और D में पहला एटम कौन सा है, ऑक्सीजन। तो एटॉमिक नंबर सबसे ज़्यादा किसका होता है, डेफिनेटली ऑक्सीजन का सबसे ज़्यादा होता है। सीक्वेंस रूल को फॉलो करते हैं ना, पहला एटम हम चेक करते हैं कि सीक्वेंसली कौन सा एटॉमिक नंबर सबसे ज़्यादा है। तो यहाँ पर हमने एटम चेक करा, पहले दूसरे तीसरे और चौथे में, पहले दूसरे में नाइट्रोजन है, देखो NO2 है, NH2 है, 3rd में कार्बन है, और 4th में ऑक्सीजन है। तो हाईएस्ट प्रायोरिटी किसको जाएगी, इन सब में सबसे ज़्यादा बड़ा एटॉमिक नंबर किसका होता है, ऑक्सीजन का होता है, तो ऑक्सीजन हैज़ द हाईएस्ट प्रायोरिटी, ठीक है। अगर हम सीक्वेंस बनाएं, ये चलो A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया, D हो गया, अगर प्रायोरिटी का सीक्वेंस बनाता हूँ, सबसे पहली प्रायोरिटी किसको जाएगी, D को जाएगी। डी के बाद किसको जाएगी, तो देखो डी के बाद या तो ए को जाएगी या तो बी को जाएगी, क्योंकि अब यहाँ नाइट्रोजन और यहाँ कार्बन है, कार्बन वाले को तो लास्ट में जाएगी। अब ए और बी में क्या नाइट्रोजन है दोनों में, फिर नेक्स्ट को चेक करेंगे, तो इसका नेक्स्ट क्या है, ऑक्सीजन, और इसका नेक्स्ट क्या है, हाइड्रोजन है। तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन में बड़ा कौन होता है, ऑक्सीजन। यही इसी को तो हम बोलते हैं सीक्वेंस रूल, एक के बाद एक चेक करना है ना। तो ऑक्सीजन बड़ा है, तो दैट मीन डी के बाद प्रायोरिटी जाएगी ए को, ए के बाद प्रायोरिटी जाएगी बी को, और बी के बाद प्रायोरिटी जाएगी सी को। तो ये प्रायोरिटी का ऑर्डर भी यहाँ हमने लिख दिया, ठीक है। तो फिलहाल 95 का आंसर हो जाएगा डी, ओके। नाउ 96 क्वेश्चन बोलता है गाइस,
96 है लैक्टिक एसिड एंड ग्लाइकोलिक एसिड आर द मोनोमर यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ नाइलॉन 26 नाइलॉन 6 डेक्स्ट्रॉन. डेक्स्ट्रॉन विल बी द आंसर. अगेन डायरेक्ट आपका पॉलीमर चैप्टर का क्वेश्चन आ गया. पॉलीमर है डेक्स्ट्रॉन, उसके मोनोमर्स आपको 2 मोनोमर गिवन है, बोला जा रहा है इनका यूज़ करके कौन सा पॉलीमर बनाते हैं. तो लैक्टिक एसिड और ग्लाइकोलिक एसिड का यूज़ करके हम बनाते हैं डेक्स्ट्रॉन. ठीक है, तो 96 का आंसर हो जाएगा इस बी. ओके 97 व्हाट इज़ द ज्योमेट्री ऑफ वाटर मॉलिक्यूल. तो वाटर मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री क्या होती है. ठीक है, तो वाटर मॉलिक्यूल की हाइब्रिडेशन क्या होती है. देखो इसकी हाइब्रिडेशन होगी sp3, सभी को पता होती है. और sp3 होती है तो एक्चुअल में ज्योमेट्री क्या होनी चाहिए थी, टेट्राहेड्रल होनी चाहिए थी, ये होनी चाहिए थी ना. पर बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ 2 लोन पेयर, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ 2 लोन पेयर, इसकी जो शेप होती है वो होती है बेंट. शेप क्या होती है, बेंट बोल सकते हो या डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल भी बोल सकते हो कि टेट्राहेड्रल क्या हो गया, खराब हो गया, डिस्टॉर्ट हो गया. ठीक है, बेंट बोल सकते हो. ये सारी क्या है, शेप्स हैं. क्वेश्चन के अंदर तुमसे बोला है ज्योमेट्री. ठीक है, तो बहुत ध्यान से करना है इस क्वेश्चन को, गलती मत करना. ज्योमेट्री बोले तो ज्योमेट्री क्या होगी, इसकी टेट्राहेड्रल ही होगी. हमें पता है हर एक हाइब्रिडेशन के अक्रॉस कोई पर्टिकुलर ज्योमेट्रीज होती है. जैसे sp3 के अक्रॉस क्या ज्योमेट्री होती है, टेट्राहेड्रल होती है. ठीक है, तो ज्योमेट्री क्या होगी इसकी, टेट्राहेड्रल होगी. ओके, अगर शेप वगैरह पूछता तो डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल हो सकता था, बेंट हो सकता था, या वी शेप का हो सकता था. ये सारे ऑप्शन हो सकते थे अगर शेप पूछता तो. ओके, तो आंसर क्या हो जाएगा 97 का बी हो जाएगा, टेट्राहेड्रल. ठीक है. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 98 विथ विच हेलोजन द रिएक्शन ऑफ एल्केन्स आर एक्सप्लोजिव. तो डायरेक्ट क्वेश्चन है फ्लोरीन के साथ. फ्लोरीन के साथ जो रिएक्शन होती है वो क्या होती है, एक्सप्लोजिव होती है ना. ये भी डायरेक्टली क्वेश्चन है आप लोग के नोट्स का ही. 98 का क्या आंसर हो जाएगा, ए हो जाएगा. फ्लोरीन के साथ जो रिएक्शंस होती हैं वो सारी की सारी एक्सप्लोसिव होती हैं. ओके, क्वेश्चन नंबर 99 बोल रहा है गाइस कैलकुलेट द वर्क डन. वर्क डन आपको कैलकुलेट करना है. कंबशन ऑफ इथेनॉल, इथेनॉल दे दिया आपको C2H5OH होता है. पहले रिएक्शन लिख देते हैं. O2 क्या बनेगा, CO2 + H2. इसको बैलेंस कर लेते हैं. 3 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, 2O2 हो जाएगा. इसकी स्टेट लिख दो, लिक्विड हो गया, गैस हो गया, सॉरी C2 और ये 3 होगा. 3 2 6 7 2 2 4 5 6 7. ठीक है, तो ये गैस फॉर्म में होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है. ठीक है, स्टेट्स लिख दी हम लोगों ने इनकी. रिएक्शन बैलेंस कर दी. रिएक्शन बैलेंस करना आता होगा आपको. कंबशन रिएक्शन कैसे लिखी जाती है. ठीक है, 300 केल्विन में टेम्परेचर दे दिया 300 केल्विन. आ दे दिया है आपको 8.314. ठीक है, आप लोगों से पूछ रहा है इसका कितना, अगर 0.138 kg लेंगे तो बताओ इसका वर्क डन कितना आएगा. ठीक है, तो सबसे पहले तो देखो फॉर्मूला क्या होता है वर्क डन का, W - P × ΔV होता है. तो ना तो प्रेशर ना तो वॉल्यूम गिवन है तो ये तो लगा नहीं सकते. तो पर हम लोग जानते हैं PV क्या होता है, nRT होता है. तो P ΔV की जगह तुम क्या पुट कर सकते हो, डेल्टा nRT पुट कर सकते हो, ये पता है ना. पुट कर दो तो माइनस P ΔV की जगह क्या पुट कर दोगे, डेल्टा nRT पुट कर दोगे. क्लियर हो गया गाइस. डेल्टा n क्या होता है, डेल्टा n इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट. और कौन से लिखे जाते हैं, जो किस फॉर्म में होते हैं, गैसेस या फिर एक्वस फॉर्म में होते हैं. बहुत बार हम बोलते रहते हैं आप लोग को, ये ध्यान रखना है जब भी डेल्टा n निकालते हैं तो हमें केवल गैसेस और एक्वस फॉर्म वालों को कंसिडर करना होता है. तो यहाँ पर देखो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट, तो देखो ये गैस है, ये लिक्विड है, तो इसको तो कंसिडर करेंगे नहीं, केवल इसको कंसिडर करेंगे. तो गैस में है तो कितने मोल्स हैं इसके प्रोडक्ट में, 2. और रिएक्टेंट में ये दोनों है, पर यहाँ पर इसको नहीं कंसिडर करेंगे क्योंकि लिक्विड में मैंने क्या बोला कि केवल किसको कंसिडर किया जाता है, जो गैसेस स्टेट या फिर एक्वस स्टेट में होता है. तो यहाँ पर ऑक्सीजन को कंसिडर करना पड़ेगा, ये गैस स्टेट में. तो 2 - 3 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, -1. तो -1 उठा के यहाँ पुट कर देंगे. आर की वैल्यू पता है 8.314. टेम्परेचर पता है आपको 300 केल्विन है ना. तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा. 8.314 इंटू 300 आपका निकल जाएगा. ठीक है, तो इसको आप लोग सॉल्व वगैरह कर लेंगे तो कितना आएगा, 2494 आ जाएगा. ठीक है, जूल्स. क्लियर हो गया. अब ये ध्यान रखना है ये कितने के लिए है, 1 मोल के लिए है. ये कितने के लिए गाइस, 1 मोल के लिए. आपको क्वेश्चन में बोला जा रहा है, आंसर ये नहीं है. देखो यहाँ पर ऑप्शन दे रखा है डी. कुछ बच्चे यहाँ तक निकाल सकते हैं और आंसर डी लगा सकते हैं, गलत हो जाएगा. ये निकल रहा है 1 मोल का. क्वेश्चन के अंदर बोला है इतना वेट होना चाहिए, इतना 0.138 किलोग्राम के लिए आपसे बोला जा रहा है. ठीक है, तो 0.138 किलोग्राम के लिए बोला जा रहा है. तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ कर देता हूँ. तो देखो गाइस, सबसे पहले इस किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट कर देते हैं. तो 0.138 को 1000 से मल्टीप्लाई कर दोगे तुम तो कितना हो जाएगा, कट जाएगा. 138 क्या आ गया, ग्राम आ गया. ठीक है, तो सबसे पहले तुमने वेट
किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट कर दिया। अब मोल्स निकल जाएंगे, क्या होता है वेट अपॉन मोलर वेट, वेट कितना है 138, और इसका तुम मोलर वेट निकाल सकते हो C2H5OH का, C2H5 का मोलर वेट कितना होता है, अगर तुम लोग निकालना चाहते हो C2H5OH का निकाल लो। इसका 12 दूनी 24, इसका 5 + 1 6, और इसका कितना हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 6 4 10 16 1 2 3 और 1 4 46 आ जाता है ना, 46 आता है। इसको सॉल्व कर लेंगे कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू द रिएक्शन या अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन तुम्हारे पास कितने मोल्स गिवन है, 3 मोल्स गिवन है, और जो तुम्हारा आंसर आया था वो कितने मोल का आया था, केवल 1 मोल का आया था, है ना। तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आपको इतने वेट, इतने अमाउंट का आपको निकालना है कि कितना वर्क डन करना पड़ेगा, और आपने 1 मोल का निकाला है, और इतने अमाउंट को मैंने किस में कन्वर्ट कर दिया, मोल में कन्वर्ट कर दिया, 3 मोल। तो हमें आंसर किसका निकालना है, 3 मोल का निकालना है। तो 1 मोल का अगर इतना है तो 3 मोल का कितना हो जाएगा, 3 × 2 = 2494 हो जाएगा जूल। तो इसका आंसर दिख रहा होगा आपको साफ 7482 जूल्स आ जाएगा आपका आंसर, और पॉजिटिव में आएगा, ठीक है, क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव हो चुका है पहले ही। तो आंसर हो जाएगा इस बी, तो आंसर हो जाएगा 99 का बी, ठीक है। तो अच्छा क्वेश्चन था, कैलकुलेशन पार्ट है और बेसिक कॉन्सेप्चुअल पार्ट है। 2 चीज़ें हमें आनी चाहिए इसमें, एक तो रिएक्शन लिखनी आनी चाहिए और दूसरा ये फॉर्मूला पता होना चाहिए। और यहाँ पर भी गलती नहीं होनी चाहिए, डेल्टा एन कैसे निकालते हैं ध्यान रखना है, प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स और माइनस रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल्स। और नंबर ऑफ मोल्स केवल वही लिए जाते हैं जो है तो गैसेस या फिर एक्वस स्टेट में होते हैं, ठीक है, इसलिए हमने केवल 2 लिया। अगर बाय द वे ये गैसेस फॉर्म में होता ना तब 2 + 3 लेता प्रोडक्ट में, मतलब प्रोडक्ट में तब 5 लेता, समझ रहे हो, पर अभी तो लिक्विड है तो लिक्विड को लेंगे नहीं। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा इस 99 का आंसर हो जाएगा आपका बी, ठीक है, बी आंसर हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 100, लास्ट क्वेश्चन है आपका इस पेपर का, 2018 के पेपर का लास्ट क्वेश्चन। स्लोप क्या बोल रहे हैं, स्लोप बताना है आपको ऑफ द स्ट्रेट लाइन, स्लोप ऑफ द स्ट्रेट लाइन ऑब्टेन्ड बाय प्लॉटिंग log 10 के वर्सेस 1/t। जो स्लोप होगा वो क्या बताता है, रिप्रेजेंट, ठीक है। तो केमिकल काइनेटिक्स का क्वेश्चन है, इक्वेशन क्या है, log k = log a, ये आपने सुनी होगी अरिनियस इक्वेशन, माइनस EA/2303 RT, ये इक्वेशन होती है ना, अरिनियस इक्वेशन जिसको हम बोलते हैं बेसिक सी। तो इसको क्या कर सकते हैं हम, इसको थोड़ा सा ऐसा लिख सकता हूँ मैं, log k = इसको आगे लिख देता हूँ माइनस EA/2303 RT, और इसको पीछे लिख देता हूँ प्लस log a, ऐसा कर सकता हूँ मैं, यस बिल्कुल, कुछ नहीं करा मैंने, इसको आगे लिख दिया, इसको पीछे कर दिया। अब इसको कंपेयर करो y = mx + c से, क्योंकि स्लोप की बात करिए तो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन चाहिए होगी। तो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या होती है, y = mx + c। तो दिस इज द y, और तुम्हें पता भी है ये इसका और इसके बीच में ग्राफ है, मतलब अगर एक ये है और एक ये है तो 2 चीज़ें दे रखी हैं आपको, तो इसके और इसके बीच में ग्राफ है, तो एक होगा y एक्सिस में, एक होगा x एक्सिस में, तभी तो ग्राफ ड्रॉ करोगे। तो ये है सपोज y एक्सिस में, इसको यहाँ बनाता हूँ चलो, ठीक है, ये होगा तुम्हारा y एक्सिस में, मतलब ये log बेस 10 k होगा, और ये होगा तुम्हारा x एक्सिस में सपोज 1/t, ठीक है, क्योंकि ये तो बोला इनके बीच का जो स्लोप होगा, इस ग्राफ के बीच का जो स्लोप होगा क्या इंडिकेट करता है, तो इसलिए मैंने इसको y = mx + c कर दिया। देखो y एक्सिस में आ गया और x एक्सिस में है 1/t, तो y = m, तो ये इस पार्ट को तुम m मान सकते हो पूरे को माइनस के साथ, ये तुम्हारा m हो गया, और 1/, यहाँ क्या बच रहा है, देखो 1/t बच रहा है, नीचे t है ना, तो 1/t बचेगा, और 1/t को तुम क्या बोल दोगे, x बोल दोगे, तो y = m, ये x हो गया 1/t mx, और ये क्या हो गया c, दैट इज कांस्टेंट हो गया। तो ये देखो m इज द स्लोप, तो क्या स्लोप मिलेगा, नेगेटिव दिख रहा है तो नेगेटिव दिख रहा है तो नीचे को स्लोप आएगा, ये आएगा ना, और ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, माइनस EA/2303 r रिप्रेजेंट करेगा, और जो ये c हो जाएगा इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा, log a हो जाएगा। तो ये आपका इस इक्वेशन का क्या हो जाएगा, ग्राफ हो जाएगा। और इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग अगर log k और 1/t के बीच में प्लॉट करेंगे तो हमारा जो स्लोप आता है वो किसके इक्वल आता है, माइनस m इज द स्लोप, पता है ना सभी को, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है, तो माइनस EA/2303 r आता है। तो ऐसा ऑप्शन कोई दिख रहा है, तो यस ऑप्शन बी दिख रहा है, तो 100 का हो जाएगा बी, ठीक है, तो 100 का आंसर क्या हो जाएगा, इस बी हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करना है, बस बेसिक सा चीज़ ध्यान रखनी है आप लोगों ने, थोड़ा थोड़ा पढ़ो, नोट्स पढ़ लो और अपनी बुक को एक बार रीड कर लो, ठीक है। तो ये हो गए गाइस सारे के सारे क्वेश्चन 2018 के MHCET के, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे हम दूसरे पेपर के साथ, तब तक आप लोग पढ़िए, थैंक यू।